गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि मैंने बोला था कि आपके लिए आप ऑफलाइन क्लासेस भी लिया जाएगा पार्ट 2 के लिए। तो मैं लेके आया हूँ पार्ट 2 और फर्स्ट चैप्टर मैंने लाया है आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा ऑफलाइन में चालू हो चुका है। ठीक है। जब मैंने चालू किया था तो जो लोग आए नहीं होंगे तो उनके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उनको पहले के टॉपिक समझ में नहीं आए होंगे। ठीक है। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। कुछ चीजें ऐसी होगी यहाँ पे जो हमें आपके टेक्स्ट बुक में दी नहीं रहेगी, लेकिन वो हमें इस चैप्टर में कहीं ना कहीं काम आने वाली है। तो वो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है। कुछ चीजें दी नहीं है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो हम एकदम पूरा 11th का पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करेंगे। हम कुछ जो काम की चीजें हैं वही मैं यहाँ इस चैप्टर में आपको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करें, चलो। तो शुरुआत करते हैं भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी से। सबसे पहले यहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चीज हम बोल सकते हैं, वो है करंट। अरे करंट क्या होता है ये स्कूल लेवल पे आप पढ़ चुके हो, मैं फिर भी आपको बस ऐसे शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, अरे बोलो। जैसे एग्जांपल आपने क्या किया भाई, ये प्लग में लगाया कुछ तो भी, और ये चालू किया बटन। क्या फ्लो, यहां से करंट फ्लो होता है? हाँ। अरे एक्चुअल में करंट फ्लो होना मतलब क्या होना? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना। क्या फ्लो होना? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। चलो तो भाई बढ़ते हैं हम आगे। देखो ध्यान से सुनना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? सिंपल है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? शॉर्टकट में बोले तो टाइम के रिस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां फ्लो हो रहे हैं। जैसे एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, अगर एक सेकंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना एम्पियर का करंट उसमें होगा। अरे समझ में आया क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में। तो एक सेकंड में उस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उसको ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया क्या? रेट का मतलब मैंने क्लास में ही बताया था, जब भी वहां रेट लगाया जाता है वहां पे उस वैल्यू को डिवाइड किया जाता है टाइम से। अरे हाँ या ना? इसीलिए देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ या ना? और एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसको आई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? आई से। और इसका फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई टी। क्या फॉर्मूला होता है? Q डिवाइडेड बाई टी, वेयर Q क्या है बोलो? इट इज टोटल चार्ज। ये क्या है बोलो? टोटल चार्ज है। और हो सकता है कि टोटल चार्ज व्हाट इज, क्या हो सकता है टोटल चार्ज? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो बराबर है क्या? नहीं है? नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बोल सकते हैं। अरे बोलो बराबर है ना? कब कौन सी चीजें आती है हमने वो 11th स्टैंडर्ड में थोड़ी बहुत पढ़ी थी। कन्वेंशनल करंट होता है और एक तरीके का करंट होता है। सॉरी, फास्ट हो रहा है क्या? स्लो करो थोड़ा। ठीक है। हाँ देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या बोला मैंने? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पे भी रेट लगाया जाएगा तो टाइम से क्या किया जाएगा? डिवाइड। और जिसका फ्लो, या जैसे मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम को टाइम से डिवाइड किया जाता है, उसको ही फोर्स बोला जाता है। बराबर वैसे ही मैंने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो गया? करंट हो गया। समझ में आया क्या? ठीक है। याद रखना भाई ये भी चीज है। ऐसा यूनिट जो होता है किसका? किसका? करंट का, वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है एम्पियर। अरे लिखा जाता है ना? और इसको ऐसे भी लिखा जाता है कूलम पर सेकेंड। ठीक है। करंट का यूनिट क्या है बोलो? एम्पियर और कूलम पर सेकेंड। बोलो क्या बोला मैंने? कूलम पर सेकेंड। समझ में आया? अब आप सोचेंगे सर कूलम किसका यूनिट है? वो यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। किसका यूनिट होता है बोलो? चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। COULOMB। अरे समझ में आया क्या? कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज एंड एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट। समझ में आया? बढ़ो आगे। एक कुछ बेसिक चीजें है जो आपको पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आता है तो आप लोग यही भूल जाते हो चार्ज का यूनिट क्या लिखे। इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल C।
जैसे कि मैंने यहां लिखा है। बड़े आगे, चलो बढ़ते हैं भाई। हाँ, ये आप लोग नोट करते चलो, स्क्रीनशॉट लेना और नोट करते चलना, क्योंकि क्लास में जितना स्लो पढ़ाया जाता है उतना स्लो यहाँ नहीं होगा। आपको भी पता है क्लास में आपको फोटो खींचने के लिए टाइम दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे आपको नोट करने के लिए टाइम थोड़ा बहुत ही मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा हट गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया बराबर। हाँ, एक और बात, सॉरी मैं एक चीज रह गई है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन, ये चीज भूल गया था मैं। बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त आपके लाइफ में होंगे, आप जो कभी आपको याद करते होंगे। लेकिन पता है, एक बात बताता हूं मैं, स्कूल लेवल से जैसे हम निकले, स्कूल के फ्रेंड्स जो होते हैं ना, जो आसपास वाले दोस्त होते हैं ना, बस वही याद रह जाते हैं। और जो बहुत दूर वाले जो फ्रेंड्स होते हैं, जैसे कोई फ्रेंड्स होता है जो कॉलेज लेवल से निकल के, कॉलेज के बाद की बात कर रहा हूँ, ट्वेल्थ के बाद में जो कॉलेजेस वो लेते हैं ना, और कॉलेज लेने के बाद में बहुत दूर दूर चले जाते हैं, तो उनसे मिलना हमारा होता ही नहीं है ना। वैसे मेरे साथ होता है अभी, क्योंकि मैं 6-7 साल से अपने फ्रेंड से नहीं मिला हूं, और अगर मैं मिल गया उनसे तो सही में मजाक नहीं, बहुत गालियां नहीं खाऊंगा, लाते खाऊंगा मैं, लाते बोल सकते या क्या बोलूं उसको, मार खाऊंगा, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, हम नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ाते हैं। देखो, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है ओहम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओहम्स लॉ। देखो भाई, ये भी हम कहां पढ़ चुके हैं पता है? 10th स्टैंडर्ड में। कहां पढ़ चुके हैं? 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो वही बातें मैं आपको बताऊं आज जो हमारे काम की है। ठीक है, देखो सिंपल है भाई, ओहम्स लॉ क्या होता है भाई, बताओ बोलो क्या होता है। जब किसी भी दो वायर के अक्रॉस में, सॉरी, वायर के दो पोटेंशियल के, दो पॉइंट के अक्रॉस में बोलेंगे, दो पोटेंशियल बोल सकते हैं हम। ठीक है, ये यहां का पोटेंशियल समझ लो कितना है, VA है, और यहां का पोटेंशियल कितना है, VB है। कितना है? VB है। और ये क्या है बोलो? एक वायर है। ये क्या है? एक वायर है। मैंने बोला इट इज लो पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है? लो। और ये कौन सा पोटेंशियल है? हाई। समझ में आया क्या? सॉरी। ठीक है, अब पता है ओहम्स लॉ क्या बोलता है? किसी वायर के दो पोटेंशियल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बोलो? VB माइनस VA। अरे बोलो हाँ या ना? हाई माइनस लो किया जाएगा ना, इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? करंट से। किससे? करंट से। सॉरी, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? करंट से। ठीक है, जितना करंट हम उसमें फ्लो कराएंगे उतना पोटेंशियल उसमें डेवलप होता है। ये चीजें याद रखना, क्योंकि यही चीज में आपको AC सर्किट में भी काम आएगा। जितना उसमें क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जितने ज्यादा चार्जेस फ्लो होंगे उसमें, उतना ज्यादा उसमें पोटेंशियल डेवलप होगा। समझ में आया क्या? पक्का? आगे बढ़ू मैं? चलो बढ़ते हैं भाई आगे। अगर ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को मैं हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है, और उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है बोलो? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अरे इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है ना। और आपने 10th में देखो ये पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू IR। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? V मैंने याद रखा है ऐसे, V इक्वल टू IR। V होता है, V क्या है बोलो? पोटेंशियल नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया क्या? V is a potential difference. Potential difference across any two potential is always directly proportional to current flowing through the conductor. ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, ऐसा भी एक वर्ड यूज होता है उसमें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे हम। तो ये भी बात याद रखना। एक और बात यहां पे जो लिखवा रहा हूं, देखो याद रखना, अगर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं, देखो ये हो गया एक सर्किट डायग्राम, नोट ही कर लो। हाँ, नोट ही कर लेना है। याद रखना, ये ना, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो वायर में होता है। किस में होता है? वायर में। ठीक है, और ये जो है इसको बोला जाएगा सेल। क्या बोला जाएगा? सेल। ठीक है, और सेल के साइड में देखो एक और रेजिस्टेंस मैंने बनाया, इस रेजिस्टेंस को
इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि किसमें होता है बोलो? सेल में। किसमें होता है? सेल में। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसमें होगा? वायर का होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? किसका होगा? सेल का होगा। ठीक है, अब दो बातें ध्यान में दो। देखो भाई, कैपिटल आर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस में क्या निकाला जाता है बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से एक बार बोल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस में निकाला जाता है? रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। समझ में आया? और ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ये जो पूरी बैटरी में या सॉरी पूरे सर्किट में जो सप्लाई दे रहा है वो कौन है? सेल। अरे हाँ या ना? तो सप्लाई के लिए एक हमारे लिए एक और पोटेंशियल का टाइप का कुछ फोर्स यूज होता है, उसको बोला जाता है ई। क्या बोला जाता है? ई। एंड व्हाट इज ई हियर? इट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है बोलो? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो हम निकालेंगे उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, और पूरे सर्किट के अक्रॉस में जो निकालेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया? और दोनों लगभग सेम ही, दोनों का यूनिट क्या रहेगा? सेम। ठीक है, तो देखो मैं ओहम्स लॉ दोनों के लिए लगाने वाला हूं अभी। ठीक है, देखो यहां बता रहा हूं मैं। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो ओहम्स लॉ कैसे लगाएंगे? देखो V इज इक्वल टू आई आर। अरे बोलो लगेगा ना, यही तो लगेगा फॉर्मूला। V इज इक्वल टू आई आर, किसके अक्रॉस में? रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। अब दूसरा फॉर्मूला जो आएगा फॉर कंप्लीट सर्किट, अगर हम कंप्लीट सर्किट के लिए ओहम्स लॉ लगाते हैं तो बोलो क्या E के V के जगह E आ जाएगा, क्योंकि पूरे सर्किट को सप्लाई कौन दे रहा है? सेल, है ना? और इसका फॉर्मूला बन जाएगा I इंटू आर प्लस स्मॉल आर। अब आप सोच रहे होंगे सर R प्लस स्मॉल आर क्यों? पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो दोनों को डायरेक्टली क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। इसीलिए यहां पे EMF का फॉर्मूला क्या आया? I इंटू आर प्लस आर। आर प्लस आर को टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बोल सकते हैं। समझ में आया? नेटवर्क भी बोल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है, और पूरे सर्किट के पूरे नेटवर्क के अक्रॉस में ईएमएफ निकाला जाता है, जो कि फॉर्मूला I इंटू आर टोटल हो जाएगा। समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? ठीक है, तो ये चीजें आपको न्यूमेरिकल के में काम आने वाली है। अभी मैं आपके बुक के टॉपिक पे बढ़ता हुआ आगे। ठीक है, सीरीज पैरेलल बता देता हूं मैं, क्योंकि वो आपके स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। चलो तो नोट कर लो ये। हाँ, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, आपको जल्दी जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जल्दी, मैं जल्दी बोलने वाला था। कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों की आँख लगा के, कहाँ उड़ चली। बड़े आगे ज्यादा हो गया गाना। देखो याद रखना, अभी जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं वो भी आपके कहीं ना कहीं काम आएगा, इसमें भी आएगा। और एक और चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इसके पहले वाले में दिया था, वो मैंने अलग जगह पे स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब मैं उसके लिए वीडियोस और डालने वाला हूं। ठीक है, तो बढ़ते देखो भैया, मैं आगे जो काम की बातें मैं बताऊंगा। देखो भाई, ये दो नोट याद रखना। अब आपको जितने की नोट बनानी है, मैं 100 रुपए की नोट बनाता हूँ। ये लो भाई 100 रुपए की नोट आपके लिए। हम गरीब लोग हैं, तो हम गरीब लोग हैं तो 100 रुपए ही अपने साथ रख सकते हैं। कोई भी 10,000 की नोट नहीं रख सकता है, बराबर है ना? अरे हाँ या ना? चलो तो भाई नोट नंबर 1। देखो भाई, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत काम की बात है। देखो क्या लिखने जा रहा हूं मैंने बोला कि अगर टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर हम दो रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देन
रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है आपका, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो भी होगा आपका इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अरे बोलो, बहुत अच्छी बात है ना ये? नहीं है क्या? मैंने क्या बोला, बोलो क्या मतलब है इसका? अगर दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा ये हमेशा ग्रेटर होगा दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है? देखो भाई, प्रूफ कैसे करना है, देखो हम चलो प्रूव करते हैं। ये हो गया पहला रेजिस्टेंस, ये हो गया दूसरा रेजिस्टेंस, और ये हो गया कंप्लीट सर्किट। अरे बोलो, समझ में आया क्या? पक्का ना? एक और बात यहाँ पे करंट के बारे में और बताऊंगा, मैं भूल गया हूँ, ठीक है? इसको समझ लो, 2 ओम का है, ये भी 4 ओम का ले लेते हैं, ठीक है? अब बोलो, ये भी बात याद रख लेना, वही फॉर्मूला, ये आपको काम आने वाला है, ठीक है? याद रखना, जब भी दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट निकाला जाता है उसको हम आर सीरीज बोल देता हूं मैं। ये हमेशा डायरेक्टली दोनों को क्या किया जाएगा, बोलो? ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ऐड। सीरीज में कनेक्ट करने पे दोनों रेजिस्टेंस को ऐड किया जाएगा, सिंपल। तो आंसर बोलो क्या आया? 2 + 4, आंसर इज 6 ओम। बोलो, क्या हमारा रिजल्टेंट जो आया, क्या वो 6 आया? और क्या 6 2 से भी बड़ा है? हाँ। और क्या 6 4 से भी बड़ा है? हाँ। इसका मतलब क्या है, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। तो ये क्या आपको पॉइंट समझ में आ गया? हाँ या ना? चलो बढ़िया भाई। चलो अभी 9 रुपए की नोट लिखते हैं, 9 रुपए की। ये लो दूसरा नोट। अरे बोलो, अगर दो रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है? तो ये जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, इसी को कर लेता हूं यार, ये क्या मेरे पास, चलो इसको आप नोट कर लेना। अब मैं नया पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है? अगर दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा इट विल ऑलवेज लेस देन इट्स इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये एमसीक्यू में भी कभी कभी आ सकता है आपको, ठीक है? या 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है? या हो सकता है ट्रू और फॉल्स पूछ ले 1 मार्क के क्वेश्चन में, है ना? चलो तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। देखो, जब भी दो रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा पैरेलल कनेक्शन। अरे समझ में आया? चलो तो ये हो गया, समझ लो R1 = 2 और ये हो गया R2 = 4। अब ध्यान से सुनना, जब भी दो रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा उसको रेसिप्रोकल में ऐड किया जाता है। कैसे ऐड किया जाता है? रेसिप्रोकल में। समझ में आया क्या? तो इसका आंसर आएगा 1/R1 + 1/R2। अरे हाँ या ना? चलो सॉल्व कर लेते हैं। 1/RP = 1/2 + 1/4। अरे बोलो, बराबर है क्या? तो इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर देखो क्या आएगा, 6/8। क्या आएगा? 6/8। अरे आएगा ना, 4 + 2/8। अरे बराबर। तो आरपी बोलो कितना आ जाएगा? आरपी आ जाएगा 8/6, मतलब 4/3, मतलब 1.333 ओम। अरे आया कि नहीं आया? बोलो। इसका मतलब ये है, जो हमारा रिजल्टेंट आंसर आया है ये इंडिविजुअल दोनों से भी कैसा है? बोलो, लेस है। समझ में आया? समझ गया मैं, वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा, क्या गाना गाया सर ने, है ना? समझ गया ना ये टॉपिक? पक्का। जब भी दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट है वो हमेशा दोनों इंडिविजुअल से ग्रेटर होगा, और पैरेलली कनेक्ट किया जाएगा तो रिजल्टेंट जो है वो दोनों इंडिविजुअल से लेस होगा। ये काम की बात बता दी मैंने। अब आखिरी पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो भाई, फिर हम अपना टॉपिक चालू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं,
याद रखना, फ्लोज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। और करंट जो है, एक्चुअल में करंट नहीं बोलेंगे हम उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट जो है वो कहां से कहां फ्लो होता है, फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, एज, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल और इसको लो पोटेंशियल बोला जाता है। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारा करंट फ्लो होता है। और सेल में कैसे पहचानेंगे, देखो सपोज मैंने बोला ये है आपका एक सेल, तो जो बड़ी डंडी होगी उसको पॉजिटिव लिखा जाता है और जो छोटी डंडी होती है उसको निगेटिव लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होगा बोलो, निगेटिव से, समझ लो ये सर्किट है हमारा। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये किसका होगा बोलो, इलेक्ट्रॉन का, और ये जो डायरेक्शन होगा ये किसका होगा बोलो, करंट का। समझ में आया क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है, ठीक है। यही काम आपको कहाँ आने वाला है बताओ, एसी सर्किट में, ठीक है। बहुत और यहाँ तो है ही काम, एसी सर्किट में भी काम आएगा। एसी डीसी जब डिफरेंस समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा यहाँ कितना काम का है ये चीज, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे हम। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है, निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मैंने शायद यार निगेटिव लिखा, मेरे को ध्यान में नहीं रहा। निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा और कन्वेंशनल करंट किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। बड़े आगे, चलो तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, ठीक है। जो बेसिक बेसिक मैंने जो काम की बातें थी वो बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं आपको एक ऐसे ही फालतू के सवाल पूछ लेता हूं। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, बहुत बढ़िया। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, बहुत बढ़िया। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, बहुत बढ़िया। और पूछू, क्या टोटल चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, हाँ ये एक्चुअल में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया भी है, ठीक है। एक और चीज पूछ लेता हूं, पूछ लू पक्का। मुझे बताओ कैपिटल आर जो होता है एक्सटर्नल रिलेशंस के अक्रॉस में क्या निकाला जाता है, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस। और पूरे नेटवर्क के अक्रॉस में क्या निकाला जाता है, ईएमएफ ऑफ सेल। अरे लगाया जाता है ना, हाँ बराबर, उसमें टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है सर, बराबर है। एक और चीज मैंने काम की बात बताई आपको और मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने इतना ही बताया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आपका टॉपिक है कुछ सर्किट नेटवर्क में, कुछ चीजें समझ लेते हैं पहले हम। समझ लो मैंने एक नेटवर्क बनाया, कोई भी एक सर्किट, ये बना दिया कोई भी एक अपने मन से, ठीक है। अब मैं जो बोलना चाहता हूं वो सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है पहले नंबर पे जंक्शन को समझना। किसको समझना, जंक्शन। जंक्शन क्या है, क्या है जंक्शन, बहुत इजी है, देखो ये है नागपुर, ये क्या है नागपुर, ये एक रूट है, ठीक है, जहां से एक ट्रेन आ रही, एक्चुअल में एक नहीं दो ट्रेनें आ रही है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अरे आई कि नहीं आई, दो अलग रूट से क्या आ रही है, दो ट्रेनें आ रही है। लेकिन पता है क्या होता है, दोनों ट्रेनें एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही पटरी पे आती है, लेकिन एक ही टाइम पे नहीं आ सकती, नहीं तो एक ही टाइम पे आएगी तो आपको भी पता है क्या होने वाला है। लेकिन ऐसा करंट के साथ नहीं होता है, ऐसा करंट के साथ नहीं होता, करंट एक साथ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेनें नहीं है। मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। एक्चुअल में बहुत सारी ट्रेनें एक जगह आके एक ही रूट से वापस जा सकती है, हाँ या ना, या फिर उल्टा भी हो सकता है, एक ही रूट से बाहर आके दो अलग अलग ट्रैक पे जा सकती है, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया हमारा जंक्शन, नागपुर जंक्शन बोलते हैं ना। तो जंक्शन क्या होता है, ऐसा एक पॉइंट जिसको दो या दो से ज्यादा कंडक्टर कनेक्टेड होते हैं साथ में, समझ में आया। मतलब जंक्शन क्या है, ऐसा एक पॉइंट, a point where more than
टू या टू और मोर ऐसा भी लिख सकते हो आप, मोर देन टू कंडक्टर, मोर देन टू कंडक्टर आर जॉइन टुगेदर। अरे समझ में आया क्या? वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, एग्जाम में नहीं पूछेगा। जंक्शन क्या होता है? ऐसा एक पॉइंट जहां एक या एक से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइंट होते हैं। समझ गया? बोलो जैसे कि ये कितने कंडक्टर है? दो। यहां कितने कंडक्टर है? तीन। दो दो तीन दो। समझ में आया क्या? चलो बढ़िया भाई। दूसरा, दूसरा है लूप। लूप क्या है भाई? लूप इज अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। सिंपल। सपोज मैंने एक नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ, तो मैं एक लूप बना रहा हूं। देखो मैंने एक लूप बना दिया ए बी ई एफ ए। बोलो क्या इसी को लूप बोला जाएगा? अरे बोलेंगे ना। मतलब एक ऐसा क्लोज कंडक्टिंग पाथ किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, उसी क्लोज कंडक्टिंग पाथ को लूप बोला जाता है। जहां जहां से जहां शुरू हुआ वहीं पे खत्म होना चाहिए। ये देखो क्लोज होना चाहिए पूरा, तो ये उसको बोला जाता है लूप। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे इसके बारे में। अब तीसरा आता है भाई ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच एक ऐसा पार्ट किसी नेटवर्क का, ठीक है, जैसे कि जो दो जंक्शन के बीच में रहेगा, बोल सकते हैं ऐसा। ठीक, बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो जैसे कि ये पॉइंट, ये एक जंक्शन हो गया और ये एक जंक्शन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बोलो ब्रांच। अरे क्या बोलेंगे? ब्रांच। ब्रांच एक ऐसा पार्ट होता है किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का जो दो जंक्शन के बीच में होता है, या फिर दो जंक्शन के बीच का जो रास्ता होगा उसी पाथ को या उसी कंडक्टिंग पाथ को हम बोलेंगे ब्रांच। द कंडक्टिंग पाथ बिटवीन टू जंक्शन। समझ में आया? अरे हाँ या ना? वैसे ये फालतू की चीजें बता, हम जंक्शन समझना था हमें बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारी काम की चीज अभी। सर अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर कब से काम की चीजें शुरू ही कर रहे हैं, है ना? लेकिन अब तक जो बताया था अभी आपको आगे में समझ में आएगा कि वो भी काम का ही था। ठीक है, बढ़ू आगे। एक काम करता हूं मैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर हम केसीएल केवीएल पे आते हैं। ठीक है, अभी जो आपके लिए मैंने आपको आज जो टॉपिक पढ़ाया, ये वाला टॉपिक कि V इज इक्वल टू आई आर होता है और A इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट R प्लस स्मॉल r होता है। इस पे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगा, बाकी एक जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा वो होमवर्क कर लेना। ठीक है, तो देखो भाई, ये याद रखना, ये 2016 में आया था आपको, मार्च 2016। ठीक है, देखो क्या बोला है ये क्वेश्चन में। अब टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है, अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम। अच्छा, वोल्ट मीटर मतलब ये वोल्ट मीटर के अक्रॉस के, अच्छा सर ये वोल्टेज के अक्रॉस में जो रेजिस्टेंस, नहीं मतलब वोल्टेज जिसके अक्रॉस में निकाला जाता है वो रेजिस्टेंस दिया है। मतलब ये तो मैं समझ गया सर, ये कैपिटल आर दिया हुआ है। हाँ समझ गया बिल्कुल। उसने बोला व्हाट विल बी इट्स रीडिंग। अच्छा, वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब क्या होगा सर? अरे वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि उसकी रीडिंग का मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ गया? जब उसको कनेक्ट किया जाएगा अक्रॉस अ सेल ऑफ 2 ईएमएफ, सॉरी ईएमएफ 2 वोल्ट। उसने बोला जब उसको एक सेल के अक्रॉस में कनेक्ट किया जाएगा जिसका ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 20 ओम। अरे समझा क्या? देखो पहले बोल रहा हूं मैं, जैसे बुक में दिया है वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा वैसे भी कर सकते हो, वैसे जो मैं बताऊंगा वैसा ही आपके बुक में सॉल्व है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली सोचना कैसे है वो देखो भाई। पहले सोचेंगे कि V का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर मेरे दिमाग में आएगा अरे V तो कैपिटल R के टर्म में मतलब कैपिटल R के अक्रॉस में निकाला जाता है, तो एक ही फॉर्मूला बनेगा बाय ओहम्स लॉ। अरे बोलो क्या V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। फिर मैं सोचूंगा अरे यहां तो R तो दिया है बराबर, लेकिन I दिया नहीं है, तो मेरे दिमाग में आएगा अच्छा तो I कहां से निकालू। फिर मेरे दिमाग में आएगा अरे E भी तो दिया है। फिर मैं सोचूंगा लेकिन या ऑल्सो
E इज इक्वल टू आई इन ब्रैकेट आर प्लस स्मॉल आर होता है। अरे होता है ना, तो यहां से मैं क्या आई का फॉर्मूला लिख सकता हूं, आई का फॉर्मूला आ जाएगा E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। यही फॉर्मूला यहां पे पुट कर दूंगा तो मेरा फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, बोलो जल्दी बोलो। V इज इक्वल टू, ये आई की वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं तो आंसर आएगा ई आर अपॉन आर प्लस आर। समझ गया क्या, बोल भाई वैल्यू पुट कर दो। बोलो ई की वैल्यू कितनी है 2, कैपिटल आर कितना है 100, ये हो जाएगा 100 प्लस 20, आंसर आएगा 200 बाय 120, 0 0 कैंसिल, क्या 4 से जाएगा, बिल्कुल 4 5 जा 4 3 जा, आंसर आएगा 1.67 वोल्ट। अरे समझ में आया क्या, बोलो भाई। इसके बाद में एक और टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ है, वो आप लोग कर लेना। ये क्या है, तो साथ में नहीं रह सकता क्या। हाँ बढ़े के आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं यार सब अपने, सॉरी, हाँ बढ़े आगे। अरे समझ में आया, बढ़ते हैं आगे, चलो याद रखना। इसके साथ में एक और जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी आपको इस बार बोर्ड में पूछा जा सकता है 2 मार्क के लिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अभी हम। किरचॉफ्स करंट लॉ, काम की बात। अब तक क्या टाइम पास कर रहे थे सर आप। हाँ चलो चलो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, अरे के करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सॉरी सॉरी, अभी हम टॉपिक करने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या लो, किरचॉफ्स करंट लॉ। ले लो करंट, ले लो वोल्टेज, ले लो किरचॉफ्स करंट, ले लो है ना। चलो किरचॉफ्स करंट लॉ देखो भाई क्या है, ये बहुत ही इजी टॉपिक से। क्या बोलता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किसी भी जंक्शन के क्रॉस में या वहां पे टोटल करंट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, किसी भी जंक्शन में टोटल करंट कितना होना चाहिए 0, और वो भी कौन सा, उनका अलजेब्रिक सम बोलेंगे हम, क्योंकि साइन कन्वेंशन आएंगे उसमें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूं वो सुनो। देखो क्या बोलता है करंट लॉ, देखो स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, देखो स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या बोलता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट, कहां पे, जंक्शन पे, एट एनी जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अरे समझ में आया क्या, अरे बोलो झूम गया क्या। किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जंक्शन के अक्रॉस का जो टोटल सम होता है करंट का वो 0 होता है। समझ में आया, अलजेब्रिक सम याद रखना। लेकिन चलो भाई इसको तो मैथमेटिकल टर्म में सर लिख के दिखाओ पहले थोड़ा सा। मैथमेटिकली समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज इक्वल टू n, I is equal to 0, where what is I here? It is current flowing through आयत कंडक्टर। कौन से कंडक्टर से, आयत कंडक्टर। ये वाले कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा था वो वाला करंट है हमारा I। समझ गया क्या, अरे झूम गया क्या। हाँ एक और बात मैं बताना भूल गया, करंट जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। लेकिन कहां तक, सिर्फ अप टू 12th में अगर आपको पूछे करंट कौन सी क्वांटिटी है तो आपको स्केलर ही बोलना है, ठीक है। क्योंकि आगे में जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो इसको टेंसर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, टेंशन नहीं, टेंसर, ठीक है। अरे टी तो ढंग से आ जा।
हाँ समझा। और चार्ज जो होता है ये अगेन इट इज अगेन अ स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों बातें याद रखनी है। चार्ज भी स्केलर होता है और करंट भी स्केलर होता है, याद रहेगा ये। चलो, चार्ज का यूनिट क्या होता है बोलो, कूलम, और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अरे समझ में आया क्या? तो ये समझा किरचॉफ करंट लॉ। द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। समझा। यहां आएगा अभी साइन कन्वेंशन। क्या आएगा बोलो, साइन कन्वेंशन। आपके कॉलेज में, सॉरी कॉलेज में बोल रहा हूं, पेपर के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतना ही लिखने पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। इसके बाद का सिर्फ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के लिए दिया हुआ है, वो आपके थ्योरी के लिए नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखो भाई यहां पे आपको साइन कन्वेंशन मैं बता रहा हूं अभी, साइन कन्वेंशन। अरे हाँ, एक और बात मुझे पूछना था, वो बहुत सीरियस बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा कान खुले रख के सुनना, और याद रखना ये आपके पेपर में भी एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन 100%। ठीक है, तो ध्यान लगा के सुनना है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैं जो यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूं वो हैंड राइटिंग आपको अच्छी लगी क्या? हाँ लगी क्या? हाँ भाई, यही सवाल आने वाले कॉलेज। ठीक है, और नहीं लगी अच्छी, चलो ठीक है, और अच्छी करने की मैं कोशिश करूंगा, तो आपको भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे फिर। ठीक है, छोड़ो, साइन कन्वेंशन बताओ। चलो पहला साइन कन्वेंशन देखो, जंक्शन में जितने भी टोटल करंट हमारे आएंगे, मेहमान जब आते हैं तो हमें अच्छा लगता है, मेहमान जाते हैं तो बुरा लगता है। तो अच्छा लगा तो पॉजिटिव, बुरा लगा तो नेगेटिव। मतलब करंट एंटरिंग द जंक्शन, अगर करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव साइन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बोलो, पॉजिटिव साइन। और दूसरा, जब करंट लीविंग द जंक्शन, वाह वाह वाह, क्या वर्ड है, क्या इंग्लिश है सर आपकी। जब करंट लीविंग द जंक्शन, तो हमें कौन सी साइन यूज करना पड़ेगा बोलो, निगेटिव साइन। समझ में आया क्या? हाँ, करंट लीविंग द जंक्शन निगेटिव, करंट एंटरिंग द जंक्शन पॉजिटिव। समझ में आया? हाँ सर समझ तो गया है, बराबर बस वैसे। चलो फिर आगे बढ़ते, यही काम की। इसके एक एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल। चलो देख, एग्जांपल लू क्या? ले लो सर, आप बोल रहे हो तो। 1 2 3 4 5 आ हा 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 हा। इसको बोलो I1, इसको बोलो I2, इसको बोलो I3, इसको बोलो I4, इसको बोलो I5। चलो लगाते हैं KCL। लगा तो K बाय KCL। व्हाट इज KCL? किरचॉफ्स करंट ले लो, ले लो, ले लो। अरे लॉ। ठीक है, तो लगाओ। आने वाला करंट पॉजिटिव, जाने वाला करंट नेगेटिव। बोलो भाई, ये आ रहे हैं तीनों, तो बोलो आंसर क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये तीनों करंट क्या है, आ रहे हैं, दोनों करंट क्या है, जा रहे हैं। समझ में आया गया वाला? समझ गया सर मैं। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? मुझे एक बात बताओ, क्या निगेटिव दोनों को क्या उधर लिया जा सकता है? हाँ तो ले लो फिर। बोलो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। अरे आएगा ना? अच्छा, ये तो आने वाले करंट है सर, और ये जाने वाले करंट है। इसका मतलब ये है, जो इनकमिंग करंट होते हैं, कौन से करंट, इनकमिंग करंट, इट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, आउटगोइंग करंट। अरे बोलो समझा क्या? ऐसा किसके साथ होता है पता है? ऐसा होता है इन लोगों के साथ।
बाबू सोना, जितना कॉल बाबू करेगा उतना ही कॉल सोना नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, केसीएल अप्लाई नहीं होगा। क्या अप्लाई नहीं होगा, केसीएल, और हो सकता है वो लोग टूट जाए। अरे बराबर है ना, जितना कॉल बाबू बाबू करेगा उतना ही किसने करना चाहिए, सोना ने। अरे हाँ ना, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, किसी दूसरे एग्जांपल के साथ उसको मैच नहीं करना, ठीक है। चलो, अरे समझ में आया ये, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, ठीक है, जितना आएगा उतना ही जाएगा। हाँ बराबर, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, केसीएल केवीएल, केवीएल पढ़ लेते हैं अभी, केवीएल। चलो बढ़ो आगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ाओ। अरे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, जिसको नहीं पढ़ना है वो सो जाओ, ठीक है। जब भी वीडियो देखो तो सोते रहो उठते रहो, वीडियो देखो सोते रहो उठते रहो, वीडियो देखो, यही तो काम है आपके। देखो आपके सिर्फ 3 ही काम होते हैं घर पे, पता है कौन से बताओ। पहला खाना, फिर वो वाला काम जाना, और तीसरा काम सोना। पढ़ना तो होता नहीं है तुमसे। कहाँ जाना, अरे अरे ट्यूशन जाना, सॉरी, ठीक है, सॉरी, मेरे दिमाग में कुछ और चीजें आ गई थी, ठीक है। खाना, ट्यूशन जाना और घर आके सोना, ये बोल रहा था मैं, गलत सोचना नहीं है, ठीक है। चलो 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 बढ़ते हैं आगे, कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना। हाँ बराबर। अच्छा एक सवाल पूछूं, आपने कहीं मैंने सुना था कि, नहीं सही बात स्टार्ट करता हूं। अच्छा एक सवाल पूछो, आपको पूछ लो पक्का। मुझे एक बात बताओ, हमारे जो सबसे अच्छे दोस्त है वो कौन है। मैंने कहीं सुना था कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त हमारे माता और पिता ही हो सकते हैं, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि बांध ले गोविंद हर रिश्ते की महक तुझमें है, माता पिता मेरे सखा बंधु, माता पिता मेरे सखा बंधु, प्रियतम की झलक तुम में है। यही चीज मैंने सीखी है, और यही चीज मैं आपको भी बताऊंगा। जो भी हमें शेयर करना होता है वो पहले हमारे फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी गलत अच्छा या बुरा होता है तो हमें सपोर्ट सिर्फ हमारे फैमिली वाले ही करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो क्या बोल रहा था मैं यार, बोलो ना, कुछ बोल रहा था ना। हाँ, कीरी चौपासली बोलो किटी का लोला लो लो लो, किरचॉफ्स वोल्टेज ले लो, किरचॉफ्स वोल्टेज ले लो। अरे लॉ, सर आप सब्जी बेचने वाले लगते हो है ना। नहीं, मैं सब्जी नहीं बेचता हूँ भाई, मैं कुछ और बेचता हूँ। मैं बताऊँ क्या बेचता हूँ, ज्ञान। नहीं, ज्ञान बांटता हूँ, बेचता नहीं हो भाई। चलो बढ़ो आगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलो देखो क्या बोलता है ये, बहुत इजी, हद से ज्यादा इजी। देखो क्या है, ए में क्या बोलता है, द ऑलजेब्रिक सम ऑफ, पता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे किसका ऑलजेब्रिक सम, पोटेंशियल डिफरेंस का। अच्छा, अरे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, ये होता है क्या सर, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अरे बोलो बराबर है ना, बराबर है कि नहीं। देखो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, आईआर, और आईआर मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इसका ही ऑलजेब्रिक सम मुझे लेना है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लूंगा तो करंट और रेजिस्टेंस हम साथ में नहीं ले सकते। करंट और आर को दोनों को साथ में लिखना है तो यही चीज वहां लिखा जाएगा, यही चीज वहां लिखना पड़ेगा, ठीक है। द ऑलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आपको पता है, ये मैं इसके बारे में बता चुका हूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ, जो कि सेल के अक्रॉस में होता है,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो इन अ क्लोज लूप। समझ में आया क्या? इन अ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या बोला मैंने? बोलो ऑलजेब्रिक सम of potential difference and electromotive force is always zero in a closed loop in an electrical network। समझ में आया क्या? यही है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। मैथमेटिकली देखो, समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या बोल रही? इतना लिखने पे अगेन आपको 1 मार्क मिलेगा और एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चंस साथ में ही पूछे जाते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट। लेकिन स्टेटमेंट पूछा तो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखने का, मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखना है, तभी आपको 1 मार्क कंप्लीट मिलेगा एक स्टेटमेंट लिखने पे। समझ गया? क्या मेहनत लगती है आपको पढ़ाने में, देखो पूरा। अरे समझ में आया? ये क्या बोला मैंने? Algebraic sum of potential difference and EMF is always zero in a closed loop। क्लोज लूप होना जरूरी है, क्लोज लूप होना जरूरी है। ठीक है, बढ़ू आगे। तो इसके भी साइन कन्वेंशंस आपके सिर्फ काम के हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। ओ हो करंट चला गया यार, सॉरी। चलो ठीक है, मैं इसको क्लोज करता हूं।